अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के रमजान भी अच्छा गुजरा होगा और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी आप लोग दे रहे होंगे, क्योंकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से बार बार इल्तिजा करने और हालात सबके सामने होने के बावजूद SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अवामी रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। रोजाना की बुनियाद पर लोग मर रहे हैं, लेकिन हम क्यों अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते? एक माशरे में रहते हुए इंसान के कुछ हकूक और फराइज है। हम अपने हकूक के लिए तो आवाज खूब उठाते हैं, लेकिन फराइज सर अंजाम देने के हवाले से इंतहाई लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं। हमें जिस चीज से मना किया जाता है हम मना नहीं होते, जिस किसी भी की जिंदगी ही क्यों ना चली जाए उस चीज की वजह से। हुकूमत की जानिब से बारहा मर्तबा तलकीन की जाती है, मीडिया की जानिब से भी आगाही दी जाती है कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है और इस पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन डोर फिरने के वाकयात सामने आते रहते हैं। अभी कल ही का एक वाकया है कि हरबंसपुरा के इलाके में कातिल डोर ने एक और जिंदगी की डोर काट दी। आए दिन अंधी गोलियां लगने से अमवात के केसेस सामने आते हैं, लेकिन हम हवाई फायरिंग से बाज नहीं आते। हम अपनी समाजी जिम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं करते? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन है डॉक्टर सहर चावला। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक। आई होप आप भी ठीक है। रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर सहर, हम आज बात करें अपने समाजी रवैयों के हवाले से कि मतलब हम जानते भी हैं कि हमारे किसी एक अमल की वजह से किसी की शख्सियत मुतासर हो जाएगी या उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हम फिर भी अपनी जिम्मेदाराना एक सलाहियत है या एक वो रवैया है उसको चेंज नहीं करते। हम क्यों इस तरह के हो गए हैं? हमें ना बतौर कौम दो बीमारियां और उन दो बीमारियों ने जो है वो हमें तबाह कर दी है। वो दो बीमारियों में से पहली बीमारी बेहिसी है और दूसरी बीमारी जो है वो जहालत है। मैंने कहीं पढ़ा था कोट, और अभी आप स्टोरी कह रही थी तो वो कोट मेरे माइंड में आ रहा था, सुना रही थी आप, कि एम्पैथी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जहानत का आला तरीन दर्जा क्या है कि आप किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के महसूस करें, और प्रॉपर एम्पैथी की कंप्लीट डेफिनेशन बहरहाल ये होती है कि आप उस पर प्रॉपर इकदाम उठाएं ताकि आप उसके दर्द का मरहम प्रोवाइड कर सकें। तो जहालत में आ गई हमारी जहानत कम, यानी ये किताबों रट्टों और डिग्रियों वाली इंटेलिजेंस की उसको जहानत कहते ही नहीं, उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। और दूसरी आ गई लैक ऑफ एम्पैथी, बेहिसी। इन दो चीजों ने बतौर कौम हमें बर्बादी के किनारे पर पहुंचा दिया, लेकिन हम बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये भी इसी की एग्जांपल है कि कोरोना की SOPs पर भी हम अमल नहीं करें। यहाँ पर आ गई हमारी जहालत, यानी जब तक हमारे पास मटेरियल एग्जिस्टेंस में कोई मादी चीज सामने नहीं आती है। आज मैं एक बात पढ़ी थी फेसबुक पे, मेरे तो दिल को इतना लगी, जब तक एक इंसान हमारे सामने आके खड़े होकर डंडा लेके नहीं कहेगा मैं कोरोना हूं और मैं तुम्हें मार दूंगा, हम यकीन नहीं करेंगे कि कोरोना है। आप चाहे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती तस्वीरें देख लें कि मिठाइयों की गुजरावाला की दुकान पर लोग इकट्ठे हुए हैं। लाहौर के इचरा बाजार की एक वीडियो भी हाल ही बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, पता नहीं किस बात की खुशी मना रहे हैं। तमाम इंसानियत मातम में है। तमाम जो हमारे, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई एक भी इंसान जो बैठा हुआ उसकी फैमिली में, हल्का अहबाब में, दोस्त में, रिश्तेदारों में, कि अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता। किस बात की आप खुशी मना रहे हैं और किस सबूत का आप इंतजार कर रहे हैं इस बात पर यकीन करने के लिए कि कोरोना इज रियल? ये एक वबा है, हम वबा की जकड़ में है जिसका इलाज नहीं है, और इलाज सिर्फ एहतियात है। इस वक्त खुद को बचा सकते हैं तो बचाएं। तो क्या आप क्या समझती हैं, ये हमारी बेहिसी है या हमारी तरबियत की कमी है? तरबियत की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, और तीसरी चीज हमें किसी की तकलीफ का एहसास नहीं होता है। ये हमारी मतलब जब तक आपके साथ खुद नहीं होगा आप किसी का एहसास नहीं करेंगे। आप एहसास नहीं करते। जब तक खुदा ना खास्ता अपने किसी फैमिली मेंबर की डेथ नहीं हो जाती उस डिजीज से, तब तक हमें यकीन नहीं आता वो है। तब तक वो डिजीज हमारे लिए एक नंबर रहता है, वो हमारे लिए सिर्फ एक स्टैट रहता है, और स्टैट का हमें कोई एहसास नहीं है। और हम देख भी रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि हम लोग बाजारों की भी सूरत हाल देख रहे हैं, वहां पर लोग आते जा रहे हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई, रश पड़ा हुआ है वहां पर। वो कोई भी बाजार हो, वो इचरा बाजार हो, कोई भी मार्केट हो, एग्जैक्टली कोई भी मार्केट हो, वहां पर लोगों ने मास्क लटकाए हुए हैं, अपने गलों में लटकाए, हाथों में पकड़े हुए, पर्सों में रखे हुए हैं, और अगर मर्दों की बात की जाए उन्होंने अपने पॉकेट्स में रखे हुए हैं। और फिर केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और
हम फिर हुकूमत को जिम्मेदार कह रहे हैं। अपनी भी तो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें पता है मास्क नहीं पहनेंगे तो केसेस बढ़ेंगे, कोरोना का फैलाव भी बढ़ेगा। देखिए, हुकूमत की कहीं से जिम्मेदारी नहीं है कि वो आए और आके हमारे मुंह पर मास्क चढ़ाए। बिल्कुल, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ। ये एक जनरल अवेयरनेस है जिस पे मीडिया ने जितना काम कर छोड़ा, इस बात को जितना सराहा जाए उतना कम है। कि मैं कहती हूँ हमारी हर एड की जो हर 1 मिनट के एड के बाद आ जाता है मास्क पहने, अपने आप को बचाएं, हाथ धोएं, अपने आप को बचाएं। मुझे समझ नहीं आती है कि नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसके दिमाग में ये बात पेनिट्रेट क्यों नहीं कर रही है। फिर डॉक्टर्स ने इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। वो बार बार बताते हैं कि कितने परसेंटेज तक आप खुद को बचा सकते हैं सिर्फ मास्क पहना के। देखिए जी, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन प्रिकॉशन और अक्ल और सैनिटी तो हमारे हाथ में है ना। हाँ। इस चीज का तो हम लोगों को खुद ख्याल करना है। अच्छा, एलीट सोसाइटी में भी मैं ये चीज बड़ी कॉमन देखती हूँ कि इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं पिक्चर्स वगैरह के लिए, थोड़ी देर के लिए शो ऑफ करने के लिए, सब कुछ अपना मास्क वगैरह ऊपर करते हैं, बाद में बाकी सब कुछ चल रहा है, मास्क नीचे है जी। इफ्तार पार्टीज हमने कैंसिल नहीं करनी है, ईद मिलन पार्टीज हमने कैंसिल नहीं करनी है। अभी भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, दफ्तरों में, हर जगह पे ईद मिलन पार्टीज की प्लानिंग हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग, और हम उन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं हु लुक अप टू अस। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में और दफ्तरों में लोग ये पार्टीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो अपने वर्कर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। हाँ। और यही लोग हैं फिर जिनको आप बाहर जाके तनकीद करते हुए देखते हैं अपने से कंपैरेटिवली लोअर सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में कि तुम लोग ये फॉलो नहीं करते, वो फॉलो नहीं करते। आप भी फॉलो नहीं करते, आपने बस उस पर एक फैंसी लिफाफा चढ़ा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या हम, जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क है वहां पर किस तरह के हालात हैं, तो क्या हम उनसे भी नहीं सीख रहे? अनफॉर्चुनेटली हम रवैया तब भी चेंज नहीं कर पा रहे। हमें तो यही सीख लेना चाहिए कि जब उनकी फर्स्ट पीक आई थी बहुत ज्यादा ऊपर थी, और जिस वक्त हमारे यहाँ पे ऊपर नहीं थी, 2-3 महीने बाद पाकिस्तान में भी कंपैरेटिवली वही स्टैटिस्टिक्स थे। और अब उनकी सेकंड पीक के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो फर्स्ट से वर्स हैं, और हमारी भी सेकंड पीक जो है वो फर्स्ट से वर्स चल रही है। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग बेल है। हाँ। अव्वल तो हमारे हमसाये मुल्क है, तमाम इंसानियत का दर्द जो इंसान के दिल में होना चाहिए, ये भी दर्द हमारे लिए बहुत ज्यादा है। इस तरह की तबाही मची है, जो सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हैं, मेरे काफी सारे एक्वेंटेंसेस हैं इंडिया में जो बताते हैं कि बात सच है कि सड़कों पे लाशें जलाई जा रही हैं। आप लोग भी होश करें। इटली के हालात भी हमारे सामने है, पिछले साल जो हमने देखा है। खुदा के वास्ते इस बात को अल्लाह ताला की तरफ से रेड सिग्नल समझे, इस बात का ख्याल करें, अपने घरों में बैठें, अपने काम और रोजी रोटी कमाने के लिए आपको बाहर जाना है, मजबूरी है। मैं भी बाहर निकली हूँ, आप भी बाहर निकले, हम सब बाहर निकले, लेकिन उसके अलावा गैर जरूरी तौर पर बाहर मत जाएं। अगर बाहर निकलना भी है SOPs के साथ निकले, ख्याल रखें, एहतियात करें, वही आपकी। और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला हमें एक आखिरी चांस दे रहे हैं कि हम अपना रवैया चेंज कर लें। ये चीजें देखकर हम लोग भी सुधर जाएं, कि हम लोग भी इस दिहाने पर ना आ जाएं कि हमारे भी यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो। लेकिन जिस तरह मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर रही थी डॉक्टर सहर कि पतंगबाजी, पता है सबको कि ये एक खूनी खेल है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि जो वालिदैन है उनको पता भी है कि हमारा बच्चा गैर कानूनी एक काम कर रहा है, पतंगबाजी कर रहा है। हम देखते हैं सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे बाइक्स लेकर चले जाते हैं, गाड़ियां चला रहे होते हैं। तो क्या इसमें वालिदैन की भी तो जिम्मेदारी है कि वो भी नहीं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे? एब्सोल्युटली वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन जो है वो इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, एंड आई एम सॉरी टू से जितनी हुल्लड़बाजी ये पतंगबाजी की आड़ में होती है ना, वो शायद ही किसी चीज की आड़ में होती है। मुझे तो पर्सनली और मेरे ख्याल से किसी भी सेन बंदे को ये खेल या ये त्यौहार बिल्कुल पसंद नहीं है। और कौन सा साल है मुझे बताएं जब ये पतंगबाजी का फेस्टिवल मनाया जाता और आप ना सुनते हो कि डोर से गला कट गया, डोर से डेथ हो गई। एक साल मुझे बता दें, हर रोज जो है ना वो एक केस रिपोर्ट होता है कि आज इस डोर फटने से एक बंदा हलाक हुआ। लेकिन हमने इस किस्म के बेहुदा एडवेंचर से खुद को बाज नहीं रखना। हम बल्कि अपने बच्चों के लिए इतनी डोरियां और इतनी पतंगे लेके, पेरेंट्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको खुद छूट देते हैं। एक्चुअली पता है क्या, पेरेंट्स ना अपनी जान छुड़ानी। क्या आपको लगता है उनको, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं? वो खुद ये कर करके बड़े हुए हैं जी। देखिए, माँ बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं उस दिन भी किसी से बात कर रही थी कि माँ बाप को ऐसा होना चाहिए कि बच्चा सोचे, माँ बाप को ना करते कि मैं किस मुंह से इसको ना करूं, क्या मेरी मजाल है, मेरे माँ बाप ने अपना कैरेक्टर मेरे सामने ऐसा रखा हुआ है कि मैं उसको ना कर सकूं। जब माँ बाप खुद जो है पीछे डोर पकड़ते हैं बच्चों की, और उन्होंने खुद देखा होता है माँ बाप को जवानी में, उनके अर्ली 30s में, लेट 30s में ये सब करते हैं, वो किस मुंह से रोकेंगे अपने बच्चों को? मुंह भी तो रोकने वाला होना चाहिए ना। मतलब एक घर में ही मॉडल सेट किया होता है, उन्हीं को देखकर ही बड़े हो रहे होते हैं। तो फिर वो मामू खेल रहे हैं, चाचू खेल रहे हैं जी, मुमानिया खेल रही हैं, तो बच्चे तो खेलेंगे ही। और फिर इस तरह होता है कि बच्चे बिकॉज दे आर लेस केयरफुल, दे आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, फिर अमवात होती हैं, हादसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम लोगों ने देखा है डॉक्टर सहर कि अगर सड़कों पर ही देख लें, कोई भी त्यौहार होता है, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान भी हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं, वन विलिंग कर रहे होते हैं, तो क्या उनको कानून का भी डर नहीं होता? पढ़े लिखे
जिनको पता है कि कानून मौजूद है, वो पकड़े जाएंगे तो उन पे क्या सजा हो सकती है, क्या जुर्माना हो सकता है, फिर भी उन्हें डर नहीं होता। देखिए ढिठाई और बेशर्मी की इतनी ज्यादा हद है, यहाँ पर भी वो लैक ऑफ तरबियत ही आ जाती है कि लोग पकड़े भी जाते हैं। हाँ। ठीक है, उनको सजाएं भी होती हैं, एक 2-2 दिन जेल में भी रह के आते हैं, फाइन भी देते हैं, बेइज्जती भी उठाते हैं। मैं तो ये हरगिज नहीं कहूंगी कि कानून इसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाता, वो पकड़े जाते हैं और उनपे सजाएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी बेशर्मी से वो बाज नहीं आते हैं। ये तो देखिए जी, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर मिनट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ये इंसान के अपने अंदर की लगाम होती है जो उसको रोक के रखती है, और लगाम में इनेट फैक्टर्स भी होते हैं अपनी जात के, और एक्वायर्ड फैक्टर्स भी होते हैं जो आपने अपने माशरे से, अपनी एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, और खास करके जिस चीज की इंपॉर्टेंस बड़ी अंडररेटेड है, अपनी कंपनी, अपने दोस्तों से सीखा होता है। वो कहते हैं ना, एक एवरेज इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो इक्वल होती है उन 5 लोगों के जिनके साथ वो दिन में सबसे ज्यादा टाइम गुजारता है। सोच के लोगों के साथ टाइम गुजारें। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब आस पास के जो आपके लोग हैं या आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो सोसाइटी है, वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर, आपकी शख्सियत पर असरअंदाज करती है। तो क्या करें हम लोग बतौर एक कौम खुद को समाजी जिम्मेदारी के अंदर ढालने के लिए? इट इज नेवर टू लेट। अगर आपको इस मोमेंट भी रियलाइज होता है ना, तो सबसे पहले अपनी गलती मान ले। सक्सेस और अचीवमेंट की तरफ पहला स्टेप पता है क्या होता है? ये मान लेना कि मैं गलत हूँ। और हम में से कोई भी इस वक्त यहाँ बैठा हुआ इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अपनी लाइफ के हर पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक हूँ। हो सकता है कि हम किसी और में गलत हो सकता है हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी किसी जगह पर गलत हो। अपनी गलती को माने। जब आप अपनी गलती को मान लेंगे, बस समझे कि आप फलाह की तरफ निकल गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बस यही चीज है कि आपने अपनी गलती को माननी और अपना जो जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना है, उसको समझना है कि हमारी भी ऐसा माशरे में रहने के लिए एक शहरी होते हुए हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी, सामाजिक कारकुन है। डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। मेरे ख्याल से जनाब आज जो हम लोगों ने बातें कर ली हैं उससे थोड़ा सा तो आप में एक वो लहर पैदा हुई होगी कि हमने भी कुछ करना है, अपने लिए करना है, माशरे के लिए कुछ करना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। कोरोना की पहले ही हो रही है तो कोरोना की होलनाकियां इस वक्त जारी और सारी है। टीवी स्टार बुशरा अंसारी ने कोरोना वायरस से मुतासरा अपनी बहन सुंबल शाहिद के लिए सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम शेयर कर दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुंबल शाहिद के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा कि मेरी प्यारी बहन सुंबल शाहिद, उठ जाओ, हम परेशान हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों से अदाकारा सुंबल शाहिद की हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर है। बुशरा अंसारी ने सबसे पहले 10 अप्रैल को अपनी बहन के कोरोना वायरस से मुतासर होने के बारे में आगाह किया था। बुशरा अंसारी और उनकी बहन अदाकारा अस्मा अब्बास ने मद्दाहों से अपील की है कि वो उनकी बहन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें और हमारी भी यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। और आपसे भी यही गुजारिश है जनाब के SOPs का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। यहाँ लेना है हमने एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। माह रमजान अपनी तमाम तर बरकतें और रहमतें लिए बड़ी तेजी के साथ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। माह रमजान की आमद के साथ ही हमारे रूटीन भी चेंज हो जाती है, खास तौर पर खाने पीने के हवाले से, क्योंकि सहरो इफ्तार में खास किस्म की पकवान तैयार किए जाते हैं। और अगर इफ्तार की बात की जाए तो घर की खवातीन इस हवाले से भरपूर तैयारी करती हैं और घर के अफराद की पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ डिशेस भी तैयार की जाती हैं। गुज़श्ता दिनों एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें अवाम से पूछा गया था कि वो इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं, तो 55% पाकिस्तानियों ने इफ्तारी में पहली पसंद फ्रूट चाट को करार दिया था। पकोड़े 52% के साथ दूसरे नंबर पर और समोसे और रोल 24% के साथ पसंदीदगी में तीसरे नंबर पर नजर आए। इफ्तार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और फ्रूट चाट का इस्तेमाल कितना मुफीद है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात हैं खौला मसूद। खौला, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। खौला, हम जिस तरह बात करें फ्रूट चाट के हवाले से, क्योंकि इफ्तारी की आपको पता है कि उसको स्पेशल डिश कह लें या उसको शान कह लें, इफ्तारी की बढ़ाती है फ्रूट चाट, तो ये कितनी अहम है हमारी सेहत के लिए और ग़िज़ायत के लिए भी? फ्रूट चाट ऐसा है कि हमारी जो डाइट रमज़ान की मील प्लानिंग है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है।
आई थिंक इसके बगैर तो हमारी जो है अफ्तारी इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। सो इसके लिए अब ये है कि इसकी इफादियत में ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पहला सोर्स तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, इंस्टेंट शुगर सोर्स, इंस्टेंट ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें साथ मिल रहा है इसमें न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाता है विटामिन मिल रहे हैं, हमें मिनरल्स मिल रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ये तो 3 मेजर चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हमें और चीज़ें क्या मिल रही हैं। इसमें हमें फाइटोकेमिकल्स मिल रहे हैं, पॉलीफिनोल्स मिल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं। अच्छा। हमारे लिए हमारे जिस्म में रोज़मर्रा में कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है, जिनको स्टॉप करने में इनका किरदार ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। बिल्कुल। सो फ्रूट चाट का ये फ़ायदा है। उसके अलावा ये है कि एक कि आपका इंस्टेंट एनर्जी फिल है, जो कि आप मतलब आपकी जो दिन भर में रोजा रख के आप थक चुके होते हैं, exactly. उसके बाद आपकी एनर्जी डाउन हो रही होती है अफ्तारी के टाइम पे, तो आप डेफिनेटली ड्रेन हुई होती है आपकी एनर्जी। हाँ। आप डेफिनेटली एक बॉल लेंगे और आपके अंदर थोड़ी बहुत ताकत आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करती है अगर आप ये फ्रूट्स खा लें तो। लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर लोग जो है वो इफ्तारी में सबसे पहले पकौड़े, समोसे या तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। तो क्या फ्रूट चाट खाने से जो बदहजमी है या जो बाकी मैदे पर दबाव से बच नहीं सकते हम लोग? बिल्कुल बच सकते हैं, लेकिन ऐसा किया जाए कि अगर फ्रूट चाट हम पहले खाएं, अच्छा, राइट आफ्टर टेकिंग अ डेट, खजूर खाने के बाद आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप पहला हाथ ही अपनी जो है पकौड़ों की प्लेट पे रखें और समोसों की प्लेट पे जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले एक रॉ बनी हुई चीज़ लें, जो कि फ्रूट चाट हो सकती है, दही भल्ले हो सकते हैं, चना चाट हो सकती है, जो सिर्फ जिसमें से वेजिटेबल्स बॉयल हुई होंगी, चने बॉयल हुए होंगे, और फ्रूट चाट तो नेचुरल फ्रूट से बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें हम कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? इट्स अप टू यू। हर बंदी की अपनी मेडिकल कंडीशन होती है। जैसे कुछ किडनीज के पेशेंट है, वो हाई पोटाशियम फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल। सो टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ हेल्दी पर्सन, आप इसमें सेब डाल सकते हैं, केले डाल सकते हैं, एवोकाडो डाल सकते हैं, कीवी फ्रूट डाल सकते हैं, इवन इसमें आप अमरूद डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं। सो वी हैव गॉट सो मेनी चॉइसेस। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर तरह का फ्रूट अवेलेबल है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ख्वाला कि फ्रूट चाट तो बनती है, सारे फ्रूट्स भी अंदर डलते हैं, लेकिन उसके बाद चीनी का भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और फिर उसकी गजाइयत जो है वो नुकसानदेह हो जाती है हमारी सेहत के लिए, क्या होता है? बिल्कुल नुकसानदेह है। चीनी, वाइट शुगर तो बिल्कुल ही जो है वो अपनी डाइट से आपको ओमिट कर देनी चाहिए। अच्छा, इसका बताती चलूँ कि वाइट शुगर जब भी हम किसी चीज़ में डालेंगे तो उससे उसकी एब्जॉर्प्शन में फ़र्क आएगा। ठीक है। अगर हम उसको मिल्क में डाल रहे हैं तो हमें मिल्क एब्जॉर्ब करने में ज़रा प्रॉब्लम होगी। सो वाइट शुगर के अपने अलग नुकसान हैं। सो बेहतर यही है कि अगर हम फ्रूट चाट में उसकी अपनी शुगर ही इतनी ज़्यादा है कि हमें ज़रूरत नहीं है इतना मीठा डालने की। मतलब अगर ना डालें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर रवाज यही है कि उन्होंने ये भी डालना है। बहुत से ये लोग हैं उसमें मशरूबात का भी इस्तेमाल करते हैं, चाट मसाला भी डालते हैं। तो ये क्या जो उसके अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं अगर इस तरह की चीजें उनमें ऐड ऑन की जाएंगी? तो ऐसा है कि आर्टिफिशियली मेड जो भी चीज डालेंगे उससे उसके न्यूट्रिएंट्स में फर्क आएगा ही आएगा। अच्छा। क्योंकि एक नेचुरल चीज है, आप खुद सोचें, नेचुरल चीज के जो बॉडी को फायदे मिल रहे हैं, जब हम आर्टिफिशियल सोर्स से डालेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा अंदर, और ऐसी क्या चीज हो सकती है कि वो ज्यादा देर तक चलती है। सो इससे ये है कि मौजरे सेहत है। बिल्कुल ऐसे उसको बचाने के लिए, उसके न्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए हम उसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। हम उसके ऊपर ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं ऊपर से। सो उससे ये होगा कि उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उससे वो बच जाएगा, उससे उसका रंग काला नहीं होगा, वो खराब नहीं लगेगी, वो फ्रेश लगेगी। तो क्या हम चाट में तरबूज का, जिस तरह आपको पता है कि गर्मियों में एक खास ये फल है जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तरबूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं वो चाट के बाद पानी भी पीते हैं, तो वो उनका जो एक वाटर लेवल है वो भी कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज का इस्तेमाल बल्कि बहुत अच्छा है, आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। तरबूज का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं कि हम चलें इफ्तारी में हमने फ्रूट चाट ले ली अलग से, पर इफ्तारी की कुछ देर बाद हम तरबूज खा सकते हैं। राइट आफ्टर हैविंग अ मील हमने अपना डिनर करना है, उसमें हम तरबूज खा सकते हैं। इवन इन सहरी, हम सहरी में भी तरबूज खाकर जो है सहरी में रोजा रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगी, हमें पानी की प्यास का एहसास नहीं होगा, इससे हमारा गला नहीं सूखेगा। तो बहुत से लोग हैं वो क्रीम चाट भी खाते हैं, मतलब फ्रूट्स और उसके अंदर क्रीम भी डालकर। ये किस तरह की है? मतलब ये ठीक है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए? ऐसा है कि कुछ लोगों को फ्रूट्स खाना इस तरह पसंद भी नहीं होते कि मतलब साबुत फ्रूट खा रहे हैं। सो
दे ऐड समवेयर के चलो हम ऐड कर लेते हैं ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा बताती चलूँ कि तो ये हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। अगर इसका एक्सेस यूज़ किया जाए तो फिर बिल्कुल मुज़र सेहत है। किसी भी चीज़ का एक्सेस होना हमारे लिए ठीक नहीं है। सो हम जस्ट इसको अगर हाफ टी स्पून एक बॉल में हम फ्रूट्स के एक बॉल में मिक्स करके लें तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं इतना ही अलाउड कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कैलोरीज कितनी ज़्यादा हमारी इंक्रीज हो जाती हैं अगर हम फ्रूट चाट में ये क्रीम डालकर खा रहे हैं? इससे ये होगा कि इससे हमें अप्रॉक्सीमेटली 90 किलो कैलोरीज जो है हमें वो मिलेंगी। 60 किलो कैलोरीज हमें एक फ्रूट बॉल से मिल रही हैं। अच्छा। तो उसमें हम अगर क्रीम की ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून, सो दैट वुड गिव अस 5 ग्राम ऑफ कैलोरीज। ठीक है। सो इससे ये होगा कि 90 to 100 किलो कैलोरीज तक जो है ये जा सकता है। अच्छा, और क्या हम फ्रूट चाट में नट्स भी यूज कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली नट्स बहुत बेहतरीन सोर्स है, एक एनर्जी सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्रूट चाट में डाल के। इसका बहुत फ़ायदा होगा हमें। जो चीज़ हमारी डाइट से मिसिंग हो रही है, रोज़ों में हम अक्सर भूल जाते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स लेना, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लेना, तो वो हम इस तरह अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं कि हम उसको अ पिंच जस्ट और अ हैंडफुल ऑफ नट्स, जिसमें 2 से 3 दाने आ जाएंगे, बादाम आ जाएगा, मेवे आ जाएंगे, तो हम ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और हमने देखा है खौला कि जब ये माह रमज़ान आता है तो बहुत से लोग इसलिए भी खुश होते हैं कि हम लोग को इफ्तारी पे जो दस्तरखान होता है वो बहुत वसी हो जाता है, उस पर फ्रूट चाट होती हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पर बच्चे और बड़े हमला करते हैं फ्राइड आइटम से। ये हमारे लिए कितनी मुज़र सेहत है? मतलब अगर आपने 13-14 घंटे का एक रोज़ा रखा हुआ है, सुबह से आप भूखे हैं और रोज़ा खुलते ही आप लोगों ने फ्राइड आइटम्स खा लिए, ये हमारे सेहत के लिए कितनी मुज़र सेहत है? अच्छा, इससे ये होता है कि हम फ़ौरन ही, एक तो हमने 13-14 घंटे गुजारे हैं खाली पेट, ठीक है, अब हम जैसी अफ्तारी पे मेज़ सजेगा, हमारी अफ्तारी का टाइम होगा, हम साथ ही अटैक कर देंगे प्लेट पे, पकौड़ों की प्लेट पे। उससे ये होगा कि हमारे स्टमक पर जो है वो लोड ज़्यादा हो जाएगा एकदम से ही। सो इसके अपने अलग नुकसान हैं। अब ये है कि तली हुई चीज़ें तो वैसे ही नहीं लेनी चाहिए। इससे अच्छा है कि हम रॉ मटेरियल पर आए, हम खालिस ग़िज़ा खाएं, तो उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। सो तली हुई चीज़ों का ये कि इससे हमें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हमें हार्ट फेलियर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। सो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो कि हम एडिशनली एक आउटसोर्स से हम अपने अंदर फैट एंटर कर रहे हैं बॉडी में, जबकि हमें ज़रूरत नहीं है। सो जो भी चीज़ एक्सेस में होगी, जाहिर सी बात है वो आपको नुकसान ही करेगी, नुकसान भी करेगी। और दूसरा, रमज़ान में बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाता है, और वो यही वजह होगी कि वो लोग तली हुई चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो फिर किस तरह अपना वेट बैलेंस कर सकते हैं? इफ्तारी में क्या खाना चाहिए? और अगर सहरी की बात की जाए पहले, तो सहरी में किस तरह की सहरी करनी चाहिए? अच्छा, सहरी में ऐसा है कि हम एक चपाती ले सकते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने ग्रेन्स और सीरियल से, तो हम चपाती ले सकते हैं, उसके ऊपर हम इवन ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर लें या सीजनिंग कर लें हाफ टी स्पून, तो दैट वुड बी गुड फॉर अस। अच्छा, उसके साथ फिर हम इसमें लीन मीट ले सकते हैं, जैसे कि कबाब ले लिया हमने चिकन का बना हुआ या फिश का बना हुआ। अच्छा, इसके साथ फिर हम, अगर हमारे पास सालन है मीट वाला, तो उसमें भी हम 3 आउंस ऑफ मीट हम ले सकते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, इतना तो हमें चाहिए। अच्छा, कोशिश करें कि सालन पे जितनी चिकनाई वाली तय है उसको हटा के उससे आप लें, उसके बाद जो इतना पीछे हमारा बचता है, उसमें मीट का पोर्शन आता है या वेजिटेबल्स का आता है, कोशिश करें कि हम उसको अपनी डाइट में शामिल करें। ठीक है। इसके साथ फिर हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सहरी में इवन हम मिल्क शेक भी ले सकते हैं। अच्छा, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कैफीन वाली चीजें जैसे कॉफी है, चाय है, इससे हमें बचना चाहिए। ये जो है हमें डिहाइड्रेट भी करती हैं, और इसलिए कि सहरी के बाद हमें सोना भी होता है, तो उससे हमें नींद नहीं आती है। और अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम लोग जो नट्स हैं और जो फल हैं वो सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो अपने हर पर्सन की अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ उस टाइम खाना पसंद कर रहा है। सो अगर उसको नट्स और सीड्स चाहिए तो हम उसको हैंडफुल ऑफ नट्स, 5 से 6 दाने बादाम के वो खा लें, या एक अखरोट खा ले। सो इंस्टेंट एनर्जी है, वो भी अच्छा एक सोर्स है, सो उससे कोई मुजायका नहीं। और फलों में क्या खा सकता है? मतलब अगर वो सहरी में खाए और उसका जो पूरा दिन है वो, एक तो उसको प्यास भी ना लगे और भूख भी ना लगे, फिर फलों में सेब खाया जा सकता है, केला खाया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन, अगर वो डायबिटिक है तो फिर वो केला ना ले, क्योंकि केले में ज्यादा शुगर होती है। अच्छा, इसके अलावा तरबूज खा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया। फिर आजकल अमरूद भी आए हुए हैं, और गर्मा आया हुआ है मार्केट में, बहुत जबरदस्त। स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, बहुत स्ट्रॉबेरीज हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जबरदस्त। तो आप स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खौला मसूद हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट थी, और हम बात कर रहे थे जनाब कि किस तरह आपका दस्तरखान सजना चाहिए,
खासतौर पर फ्रूट चाट के हवाले से कि आपने फ्रूट चाट का इस्तेमाल किस तरह करना है। खौला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। हम लोग सेहत के हवाले से बात ही कर रहे हैं, तो फिटनेस के हवाले से भी तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सुबह के वक्त की जाने वाली एक्सरसाइजेज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो जिस्म और दिमाग दोनों को फ़ायदा देती है। आजकल माह रमज़ान है और अक्सर लोगों की रूटीन आपको पता है तब्दील हुई है। ऐसे में मॉर्निंग एक्सरसाइज कैसे की जाए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज ज़्यादा फ़ायदामंद साबित हो सकती हैं, ये जानते हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास से। जी रहमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, आपका कोच। आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए नई ट्रेनिंग और टिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी टीम भी ये चाहती है कि आप फिट रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि सेहत है दौलत है। आज के टॉपिक में ये है कि हम मॉर्निंग वर्कआउट कौन सा करना चाहिए। क्या कोई भी वर्कआउट हो सकता है? नो, ऐसा वर्कआउट जिससे मोबिलिटी बढ़े, कैलोरीज बर्न हो। कैलोरीज भी तो ज़्यादा बर्न करनी है। अगर आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट सुबह करती हैं, कुछ थोड़ा सा खा के करती हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बड़ा प्रॉपरली स्पीड से वर्क करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सुबह के वर्कआउट में हम खुद को फिट कैसे कर सकते हैं। कंपाउंड मसल एक्सरसाइज, स्पीड एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइज। देखा, इतनी आवाज़ के साथ अगर मैं आपको वर्कआउट करवाऊँ तो आपने तो एक रिदम से करना है, क्योंकि आपको लगना है कि रहमान भाई नाराज़ ना हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप फिट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। और आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग वर्कआउट में हम कैलोरीज कैसे बर्न कर सकते हैं, कौन सा इफेक्टिव वर्कआउट है। चले, सबसे पहले मैं आपको वर्कआउट बताऊं। स्ट्रेचिंग आपने करनी है एक रिदम में। सीजर क्रॉस, स्ट्रेट आर्म, चेस्ट टाइट, कोर टाइट, 10 ईच साइड। ये वार्म अप है, ये मैं काउंट नहीं करूंगा वर्कआउट में। फिर उसके बाद स्ट्रेट आर्म में 10 रैप्स आपने करना है। देन फिर आप मूव करें, एल्बो पे हाथ रखें, राइट 5 ईच साइड। देन स्विच करें 5 ईच साइड। ये एक रिदम में आपके कंपाउंड मसल एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक पाँव फॉरवर्ड, एक बैक। इससे आपने एक रिदम बनानी है। आर्म स्ट्रेट, राइट एंड लेफ्ट। अब इसको मैं साइड से दिखाता हूं ताकि आपको पोस्चर का पता चले। 1 2 3 मूवमेंट आपको पता चली मेरे शोल्डर का। अब इसको हम रिदम से करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वर्कआउट है, थोड़ा एनर्जेटिक होना है। वैसे तो हर वक्त होना चाहिए, और मैं करवाऊँ तो थोड़ा रिदम में ना आए। ओके, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 रैप्स ईच साइड आपने करने हैं। इसी रिदम के साथ आपने करने हैं। जब आप इसी रिदम के साथ करेंगे, बॉडी आपकी बिजी रहेगी, रिदम में रहेगी। फौरन फिर आपने स्विच करना है 15 कंप्लीट करने के बाद। देन फ्रंट किक करना है ईच लेग, 5 रैप्स ईच लेग। जैसे 1 2 3 4 5। देन स्विच आपने करना है अदर साइड। इसी रिदम से 3 सेट्स आपने करने हैं। 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मॉर्निंग वर्कआउट हो, थोड़ा रिदम में ना आए और मोबिलिटी ना बढ़े, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने मॉर्निंग वर्कआउट में कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न करनी है, मेटाबॉलिज्म भी हमने स्ट्रॉन्ग करना है। चले जी, 3 सेट्स आपने करने हैं रिदम के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं दोनों हाथ बैक हेड। देन स्लो डेमो में मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 राइट टू लेफ्ट मूव, एल्बो लेफ्ट अपोजिट साइड जाएगी। 1 2 3 4 5 6। इस तरह आपने करना है। अगेन मैं आपको एक रिदम में बताता हूं। ओके, 1 स्लो, 2 3 4 15 ईच साइड आपने रिदम के साथ आपने करना है। इसमें हेड टू फुट आपकी बॉडी बिजी है, एक रिदम में आ रही है। तो ये एक्सरसाइज एनर्जेटिक है, मोबिलिटी इंक्रीज करती हैं, आपकी कैलोरीज बर्न करती है, मेटाबॉलिज्म आपका स्ट्रॉन्ग करती है। मॉर्निंग वर्कआउट में ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। एक सीक्रेट बताऊं, 100 डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेज हैं। हर एक्सरसाइज हर एक के लिए नहीं। मैं वो एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करता हूं जिसको आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसी परफेक्शन के साथ। ओके, नाउ मूवमेंट
फुट पोजिशन वाइड, हाथों को 90 डिग्री बेंड करके, देन राइट टू लेफ्ट मूव, 1 2 3, कोर टाइट, चेस्ट टाइट, लिफ्ट अप, 4 5 6, रिदम के साथ 1 2 3 4। अब जिस रिदम से मैं लगा रहा हूं, अगर आप इसी रिदम से लगाएं, गारंटी के साथ 1 वीक के अंदर अंदर आप में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यही एक्सरसाइजेज इसी रिदम के साथ आपने लगानी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम मूव करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वर्कआउट है, हमने रुकना नहीं, रिदम के साथ। कोई वेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा एरिया में ओपन एयर में चले जाएं, छत पे चले जाएं, जहां आप इजी कंफर्टेबल जोन आप फील करें वहां आप लगाएं। छत पे चले जाएं, ज़्यादा अच्छा है। और नमाज के बाद आप वर्कआउट करें, बहुत अच्छा लगेगा और आप फिट भी रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट एंड लेफ्ट मूव करना है, फुट पोजीशन वाइड, जितना आप वाइड कर सकते हैं। स्लो डेमो में डाउन में जाऊंगा, 1 2, ये सिर्फ आपके लिए मैं स्लो लगा रहा हूं, 3 4 5। अब इसी रिदम को मैं स्पीड से करने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिदम, इसी रिदम से आपने करना है। राइट एंड लेफ्ट आपने मूव करना है। ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है, कंपाउंड मसल एक्सरसाइज है, फुल बॉडी वर्कआउट और कैलोरीज बर्न करने के लिए परफेक्ट, ट्रस्ट मी, परफेक्ट एक्सरसाइजेज हैं। और ये वो एक्सरसाइजेज जो मैं अपने क्लाइंट्स को करवाता हूँ एक रिदम के साथ। ये आपने करनी है मॉर्निंग में, इसको आप रूटीन में बनाएं। 3 डेज, कुछ नहीं समझ आता, 3 डेज आप इसको रूटीन में रखें। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है और मुझे आपने बताना है कि कितना आप में चेंज आए। मोबिलिटी बढ़ेगी, कैलोरीज बर्न होगी और मेटाबॉलिज्म भी आपका स्ट्रांग होगा। ये आपने करना है और मुझे फीडबैक देना है, क्योंकि सेहत है दौलत है और आपका फिट रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, हम यही चाहते हैं। ठीक है जी, रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और एक्सरसाइज उन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि आप किस तरह घर पर रहकर कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, बाबरकत माह सयाम जारी है और दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया और क़यामत के दिन रब्बे ताला इसका बदला और अजर बजाते खुद रोज़ादार को अनायत फरमाएंगे। रमज़ान के इस मुबारक महीने की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। शब और रोज़ के औकात को साले अमाल के साथ मुज़य्यन और मामूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह का वक्त है, माह सयाम भी है, तो क्यों ना नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम हो जाए। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराज हुसैन। उनकी खूबसूरत आवाज़ में नात भी उनसे सुनेंगे और माह सयाम की फजीलत के हवाले से उनसे बात भी करेंगे। फराज, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसे गुजरे आपके? बहुत अच्छे। और आज हम लोगों ने जिस तरह मैंने कहा भी कि रमज़ान भी चल रहा है और ऊपर से एक बड़ा बरकत वाला महीना होता है। आप सना खान भी हैं, आज आप हमें कलाम भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, नात खानी का आगाज कब से किया आपने? ये बचपन से मुझको शौक था इसका। अच्छा, कितने साल के हो अभी आप? मेरी एज अभी 16 साल की है। 16 साल के हो और बचपन से ही नात खानी का शौक था आपको? जी। तो किसको सुनते हो ज्यादा? मैं तो खुर्शीद अहमद साहब को सुनता हूँ। अच्छा, उनको सुनते हो, उनको उनकी तरह बनना चाहते हो? जी। अच्छा, इंस्पिरेशन वही है तुम्हारी? ठीक है। पहली नात किस उम्र में पढ़ी आपने? पहली नात मैंने 2012 में पढ़ी। 2012 में पढ़ी, कहाँ पढ़ी थी? शान भाई के प्रोग्राम। शान भाई के प्रोग्राम में, मतलब मुकाबलाबाजी भी करते हो आप, उसमें भी हिस्से लेते हो? जी हाँ, ठीक है। तो पहला कलाम कौन सा सुनाने जा रहे हो हमें? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जरूर जरूर। हुजूर मेरी तो सारी
बाहर आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं नात पढ़ता हूँ आका, बड़ी नदामत है। मैं नात पढ़ता हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। कसम खुदा की ये मेरा प्यार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत फराज, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा है। सीखते हो किसी से? जी नहीं, खुद ही से पढ़ना शुरू जी, ये किया बचपन आपने? से मुझको शौक पड़ा। हाँ, बचपन से ही शौक पड़ा और खुद ही अपने आप को ट्रेन करते रहे। जी। ठीक है, तो अभी मतलब ज़्यादा नात खानी जो है, बहुत से मशहूर हमारे नात खान हैं, उनको किनको पसंद करते हो? उनको मरकूब अहमद हमदानी, उनको पसंद करता हूँ मैं ज़्यादा। ठीक है, फराज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करनी है। नाजरीन, बाबरकत माह सयाम जारी है और दूसरा अशरा यानी अशरा मगफिरत भी अपने ख़िताम की जानिब आपको पता है कि बढ़ रहा है और रोज़ा वो अजीम नेमत समझा जाता है। और आज हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर किसी तारीखी मकाम की बजाय एक जगह हमें ले जाना चाह रहे हैं। रमज़ान बाज़ार में पहुँचे हैं वो। रमज़ान बाज़ारों में ख़रीदारी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं हम लोगों से कि इन बाज़ारों में जाने वालों को कौन कौन सी बातों को ज़हन में रखना चाहिए। रमज़ान बाज़ारों के हवाले से वो मज़ीद क्या कहना चाहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी सुहेल। अच्छा मुनीबा, आज काफ़ी हैरत की बात होगी शायद हमारे नाजरीन के लिए कि तारीख़ी मुकामात पर ले जाते आज हम उनको रमज़ान बाज़ार में लेकर आए हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी अहम वजह और ख़ास वजह है, वो ये है कि हमने मुतअद्दिद रमज़ान बाज़ारों का विज़िट किया तो वहाँ पर हमने देखा कि जो उसूल व ज़वाबित गवर्नमेंट की तरफ से तय किए गए हैं रमज़ान बाज़ार में आने के लिए, हमने देखा कि आने वाले उसके हवाले से बहस बहुत करते हैं। मतलब ये है कि मास्क के बगैर बाज़ार में आना ममनू है, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे बाज़ारों में जो आने वाले हजरात हैं वो बहस करते हैं जी कि अब हम घर से आ गए हैं, हमारे पास मास्क नहीं है, जाने दें, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके अलावा एक और शर्त गवर्नमेंट ने ये रखी जी कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा या बच्ची वो बाज़ार के अंदर एंटर नहीं होगी। तो हमने ये भी देखा कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियां आ रहे थे, उनके पेरेंट्स या उनके साथ आने वाले ज़िद कर रहे थे जी कि हम इनको अंदर लेकर जाएंगे। और इस पर कुछ एक दो मौके पर हमने देखा कि कुछ तलख कलामी भी हुई और फिर पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी और यूँ मामला जो है रफा दफा हुआ। हालांकि
एक सीधी सी बात है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए ही कुछ असूल व ज़वाबत गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं और हमें ऑब्वियसली उसकी पाबंदी करनी चाहिए। तो मकसद आज का ये था कि एक तो हम अपने नाजरीन को बताएं कि ये बात बिल्कुल सही है कि रमज़ान बाज़ारों में अच्छी खासी जो बचत है मुख्तलिफ़ आइटम की ख़रीदारी पर वो हासिल हो रही है। और हमने ये देखा है, मतलब जिस रमज़ान बाज़ार में हम मौजूद हैं, हम कुछ तकरीबन 3 बाज़ारों का विज़िट करने के बाद इस इस्लामपुरा बाज़ार में आए हैं और हमने इस चौथे बाज़ार में भी ये देखा है कि जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। मतलब ये कि शिकवे शिकायत तो हमेशा साथ चलते रहते हैं, वो तो हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होने, लेकिन अमूमी तौर पर बाज़ार का रमज़ान बाज़ारों का माहौल हमने काफ़ी अच्छा पाया। और यहाँ पर जैसे ही दरवाजे से एंटर होते हैं तो सिविल डिफेंस का एक नौजवान खड़ा है, वो हर किसी को गाइड करता है। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसको कहता है मास्क पहने, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का तो उसको अंदर नहीं जाने देता। मैं अज़हर बशीर से कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा दिखाए कि किस तरह से वो आने वालों को गाइड कर रहा है तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। कि देखिएगा कि वो बता रहा है जी कि 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा या बच्ची अंदर नहीं आएगी। और फिर जो जिन साहिबान निकर पहनी होती है उनके लिए भी बाज़ार में आना जो है वो ममनू है। और ये बड़ी अच्छी बात है, जब घर से आप आए हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं वो पब्लिक प्लेस है और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, तो फिर निकर पहनकर वहाँ पर आने का कुछ इस तरह का सवाल उठता नहीं है। सो ये सारी बातें बताने के लिए आज हम रमज़ान बाज़ार में आए। और उसके अलावा कुछ मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि जिस तरह की क्वालिटी यहाँ पर मुख्तलिफ़ अशिया की है, ताकि जो हमारे नाजरीन बाज़ारों में आकर शॉपिंग करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर दस्तयाब हैं। देख लीजिए, आपके सामने हैं सारी चीज़ें। अज़हर बशीर आपको दिखा रहे हैं, खरबूजा है यहाँ पर, मतलब कदरे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इसमें कुछ नरम खरबूजा भी मौजूद है। मतलब ये कि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं है, बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ साहिबान हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। आप हमें बताइएगा, आपने यहाँ पर शॉपिंग की है तो किस तरह की चीज़ें आपको लगी? मगर यहाँ क्वालिटी जो है इन्फीरियर है, मैं आपको बताऊँ। और चीनी का ये हिसाब है कि 12:15 से हमने बंद किया हुआ, कहते कि अब 2 बजे के बाद आप आइए। चीनी में लोग बहुत दुश्वार हो रहे हैं और किसी को कोई कॉपरेट नहीं कर रहा। ठीक है, लाइनें लगी हुई हैं, मगर मोस्टली जो है इन्फीरियर क्वालिटी है। इनको थोड़ी सी ये शिकायत है जी कि ये खरबूजा थोड़ा सा जो है वो सही नहीं है। और चीनी के हवाले से तो जी तमाम रमज़ान बाज़ारों में इसी तरह की सूरत हाल। मसला ये है कि अगर ये देखा जाए कि मजमूई तौर पर यहाँ रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल, जिस तरह मैं वहाँ पर आपको बता रहा था कि यहाँ पर ख़रीदारों की काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सभी रमज़ान बाज़ारों में जिनका हमने विज़िट किया वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में हमने ख़रीदारों को भी देखा। इससे ये बात तो जाहिर होती कि कुछ ना कुछ रिलीफ तो बहरहाल ज़रूर मिल रहा है ख़रीदारों को। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो क़वाइद ज़वाबित हैं, जब आप यहाँ पर आएँ तो उनको भी आप मलहूज़ ख़ातिर रखिएगा। उनके बारे में तफसील से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अलाउ नहीं है रमज़ान बाज़ार में आना, निकर पहन कर आना अलाउ नहीं है, और उसके अलावा मास्क के बगैर हरगिज़ मत आइएगा। ये सूरत हाल रमज़ान बाज़ारों की। और मकसद यही था यहाँ पर अपने नाजरीन को लेकर आने का कि उनको इस हवाले से भी थोड़ी सी मालूमात जो हैं वो फ्राहम कर दी जाएं। ठीक है जी, सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे और रमज़ान बाज़ार के हवाले से कुछ अपडेट कर रहे थे हमें। और उनका ये कहना है कि रमज़ान बाज़ार में 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका दाखिला ममनू है। और गैर मुनासिब अगर आप लिबास पहन कर जाएंगे तो आप तब भी रमज़ान बाज़ार में एंटर नहीं हो सकते। तो फराज, अब आप हमें कौन सी नात सुनाने जा रहे हैं? तू कुजा मन कुजा। ठीक है जी, जरूर। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुन नूरिए लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन नूरिए लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा।
जा मन को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मन कुजा। बहुत खूबसूरत फराज, बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा है। तो मुझे बताइए, पढ़ते भी आप, स्टडी भी करते हैं जैसे आपने बताया, बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे आप? बड़े होकर मैं नात खानी बनना। नात खानी बनना है। लेकिन आजकल हम फराज देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया के जिस तरह आपको पता है दौर है, तो आपको नहीं लगता कि डिजिटल मीडिया की वजह से नात खानी में आप पहचान बनाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी? मतलब आप अपने YouTube पे चैनल बना सकते हो, वहाँ पर आप अपनी नात अगर पढ़ के वहाँ पे अपलोड करोगे तो लोग ज़्यादा आपको पहचानेंगे। इसी तरह ही है, पढ़ाई के अलावा अगर पूछा जाए तो क्या शौक है? बस नात ही खानी का, नात खानी का ही शौक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, नात खान ही बनना है हम लोगों ने। तो जनाब, उम्मीद है कि आज आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप लोगों ने फीडबैक देना नहीं भूलना और साथ ही साथ SOPs का भी खास तौर पर ख्याल रखना है। कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, जाते जाते फराज हुसैन से एक और भी नात सुनेंगे। तब तक के लिए कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़। फराज, एक और नात हमारे लिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद। हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अरशता फरिश्ता जिनके ज़ेरे नगी, अरशता फरिश्ता जिसकी ज़ेरे नगी, उसकी आला रियाजत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।